तो सर जैसा कि हम लोग पता ही है कि मार्केट इस समय बहुत पूरी तरह से गिरा हुआ है, लेकिन अभी आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स स्तर पर जो ओवरऑल मार्केट है ना, अभी वो ऊंचाई पर ही है, वो बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन स्मॉल लिमिट कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स है बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। होता क्या है कि सर हम लोगों का जो भी रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक लगा रखा होता है। और मिड कैप, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह पिटाई होती है, सभी हम लोग जानते हैं। और वो पिटाई बुरी तरह से चल रही है इस समय, और ये पिटाई कब तक चलेगी कोई नहीं जानता है। तो मार्केट के बारे में सर बहुत पुराना कोटेशन है कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कब उठेगा और कब गिरेगा, कब तक गिरेगा कब तक उठेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मार्केट और जीवन अंततः ऊपर ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है। तो लेकिन जब हम ऊपर जाने का लाभ तो तभी ले पाएंगे ना जब हम शॉर्ट टर्म में अपने आप को टिकाए रहेंगे। तो इस समय जो पैनिक दशा हुई है, जो मार्केट गिरा हुआ है, जो हमारे आपके पोर्टफोलियो काफी नेगेटिव हो चुके हैं, उसको होल्ड करना है, तभी कुछ हो पाएगा, आगे हम उसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो बहुत बुरी तरह से। तो एक एक करके हम बात करेंगे, कुछ हमने पॉइंट लिखा हुआ है, उस पॉइंट पर हम लोग एक एक चर्चा करेंगे तो कैसे इस हम हालात से निपटे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि मार्केट की हकीकत को जानना है। मार्केट की हकीकत क्या है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में हमेशा ये ऊपर ही जाना है, कभी ये नीचे नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी मार्केट में उठा लीजिए, 10 साल 20 साल 15 साल का यदि आप इतिहास उठा के रखेंगे तो हमेशा मार्केट ऊपर जाता है। जो मार्केट नीचे जा रहा है वो एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, छोटे समय के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन होता है, और ये जो अप डाउन होता है सर, यही मार्केट की ब्यूटी है। जिस दिन मार्केट सिर्फ एक दिशा में बढ़ना शुरू हो गया ना, मार्केट की ब्यूटी समाप्त। तो जो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, मार्केट एक बार उसको भी खरीदने का अवसर देता है। जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको भी एक बार मार्केट ऊपर मौका देता है निकलने का। तो हमने जो स्टॉक होल्ड कर रखे हैं, पहले विश्वास करें कि ये जो है मार्केट पुनः ऊपर जाएगा, पुनः हमारे स्टॉक हरे होंगे, पुनः स्टॉक हमारे प्रॉफिट में आएंगे। तो हमको आपको उसका इंतजार करना है, विश्वास करना है, और ये हो के रहेगा। बहुत बहुत जल्दी होगा, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं होगा। क्योंकि अभी आप देखिए जिस तरीके से अपने देश में एफआईआई और डीआईआई सक्रिय है, जिस तरीके से अपने देश में एसआईपी का पैसा जा रहा है, म्यूचुअल फंड का, आप देखिए 9-9 हजार करोड़ रुपए पर मंथ का पैसा जा रहा है। तो डीआईआई के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा जा रहा है कि मार्केट लंबे समय तक ये नीचे नहीं रह पाएगा। लेकिन सर जब नीचे जा रहा है मार्केट, जब ये ऊपर आएगा तो बताकर ऊपर नहीं आएगा। कभी भी मार्केट बता करके न चढ़ता है न बता करके गिरता है। यदि आप लोग हमारे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो आप जानते हो, मैं कई बार कह चुका हूँ, लिखता रहता हूँ कि भाई निफ्टी, मेरे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन अनुसार निफ्टी का लेवल इस समय 13,200 का लेवल है। वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं वो नहीं आएगा। मार्केट कोई नहीं जानता कब कहां जाएगा, हो सकता है वो आ भी जाए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मार्केट नीचे उतना नहीं जाएगा। तो हमें आपको धैर्य रखना है, इंतजार करना है, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। और दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है पूरी तरह से हमको विश्वास करना है कि ये जो है वेल्थ क्रिएट करके देगा। अभी जो बजाज फाइनेंस का एक शेयर हुआ था कि 1 लाख रुपया लगाया गया था 2009 में, तो आज के डेट में 13 करोड़ रुपए की वैल्यू है। तो इस तरह से सर वेल्थ क्रिएट होता है, हमको आपको विश्वास करना है। सबसे पहले हमको आपको जो है बड़े रिटर्न के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, बड़े रिटर्न के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमारा आपका मस्तिष्क मानता ही नहीं है कि हम बड़े रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, बड़े फायदे ले सकते हैं। जो बुक की चर्चा हो रही थी, अभी सौरभ चर्चा कर रहे थे जिस बुक की, उस बुक में लिखा हुआ है कि एक मिथ है, मतलब एक कंफ्यूजन है मन में, लोगों के मन में, रिटेल इन्वेस्टर के, कि जो 52 हाई के आसपास स्टॉक है वो अब ज्यादा बढ़ेंगे नहीं,
और जो 52 वीक लो वाले स्टॉक होते हैं वो बढ़ेंगे, जबकि तस्वीर बिल्कुल उल्टा होता है। 52 वीक लो वाले स्टॉक सर हमेशा आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे दिन वो नए नए लो बनाता जाता है, और जो 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स होते हैं आप देखेंगे तो हमेशा वो एक नियमित समय अंतराल पर हाई बनाते रहते हैं। तो हमें सर जो स्टॉक बड़ा है, जो जिसके भाव बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ऊंचाई अब नहीं है, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है सर। अब जैसे हम बात करें इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस 1600-1700 रुपए चल रहा है। बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस लगभग 6000 रुपए का शेयर चल रहा है। तो अब ये अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा, कोई सीमा है? नीचे की सीमा है कि नीचे की सीमा जीरो जा सकता है, लेकिन ऊपर की सीमा कुछ भी नहीं है। ऊपर की सीमा तो अनंत काल है, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और जो हम स्टॉक सर होल्ड किए हुए हैं, हम विश्वास करें वो जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको धैर्य का परिचय देना है। धैर्य बिना कुछ भी संभव नहीं है सर। बगैर धैर्य के यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम जो भी स्टॉक खरीदते हैं, जो भी स्टॉक बेचते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, हमको उसको 50% निगेटिव देखने तक की क्षमता होनी चाहिए। यदि 50% तक निगेटिव देखने की क्षमता नहीं है, फिर हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। हो सकता हो 50% निगेटिव। इंतजार मतलब धैर्य रखना, धैर्य करना है। और जो धैर्य पाएंगे, जो धैर्य रखेंगे वही रिवार्ड पाएंगे सर। आप देख लीजिएगा, जो भी हम लोग इतने जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे स्टॉक्स ले रखे होंगे। आप देखिएगा जिन स्टॉक्स को आप भूल गए होंगे, छोड़ दिए होंगे, वो स्टॉक आपको वेल्थ क्रिएट करके दिया होगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको वेल्थ क्रिएट करने की। और जिस स्टॉक को हम लोग रोज देखते हैं ना, वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। वो एक कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं, वो बंदरों वाला और बीज वाला, सुना है कि नहीं कहानी? जिसमें एक बंदरों को तरबूज खाने की बहुत इच्छा थी, उन्हें बहुत तरबूज खाते थे। जो किसान के खेत में जाते थे तरबूज खाने के लिए, बंदर जो होते थे, अरे किसान बंदरों को मारने लगते थे। तो बंदर परेशान हो गए कि यार हमको तरबूज खाना, कैसे हम तरबूज खाएं? तो उन सब बंदरों ने एक बैठक किया। बंदरों ने देखा कि तरबूज की खेती कैसे होगी। तो वो देखे कि बीज, किसान बीज लाया, जमीन में बीज बोया, फिर फल उगा, फिर फल खाया। तो बंदर क्या किए, वही सिस्टम किए, वो जाकर के बीज लेकर के आए और जमीन के अंदर बीज लगा दिए और बैठ गए कि कब पेड़ निकल रहा है, कब पेड़ निकल रहा है। और जब थोड़ी देर थोड़ा क्या करे, खोदते जमीन को, देखते फल इसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर ढक देते, अरे कुछ नहीं हो रहा है। फिर खोदते, अरे इसमें तो पेड़ निकला ही नहीं। तो जो हम लोगों का सर तरीका है ना, जो हम लोग रोज बंदरों के लिए आदत हो गई है, अपना पोर्टफोलियो खोल के चेक करते हैं, इसके वजह से नुकसान होता है सर। धैर्य नहीं रहता, हम इमोशनली से अटैच होते हैं ना। हमारे सामने हमारा पैसा घट रहा होता है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? वो हमारे सामने हमारा पैसा घट रहा होता है, हर रोज 2% 3% करके घट रहा है, हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? और हम क्या करते हैं, डर और भय से बेच डालते हैं। तो हमें 2 पोर्टफोलियो बनाना है, बल्कि 2 अकाउंट बनाना है। एक अकाउंट ट्रेडिंग का रखना है, एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट का रखना है। और इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में सर मेरा अपना मानना है कि उसका अपने पास यूजर आईडी रखिए, ना पासवर्ड रखिए, मत रखिए। जब आपके पास पैसा हो ना, जैसे बोनस का, दिवाली का बोनस मिलता है, सैलरी में कोई पैसा बचता है, कहीं और से पैसा मिल गया, तो आप क्या करिए कि वो पैसे, या फिर सैलरी आती है, जैसे सैलरी आई उसका पैसा आप इकट्ठा करिए, चेक काटिए, ब्रोकर को फोन करिए, भाई ये 10,000 रुपए का चेक है, आप लो और फला फला शेयर खरीद लो। उसको कभी मत देखिए, आप देखिएगा, वॉच करिएगा, वो आपका जो होगा ना वो पैसा बना के देगा। और ट्रेडिंग वाले में छोटा रखिए, इसको आप वॉच करते रहिए। और जैसे मैं अपनी ही बात करूं सर, तो मेरे पास 2-3 डीमेट अकाउंट है। मेरे नाम से 2 अकाउंट है, मेरी वाइफ के नाम से भी 2 डीमेट है। तो एक मेरा डीमेट अकाउंट जो मेरी वाइफ के नाम से है, मैं उसको कभी देखता ही नहीं, उसको साल में 1 बार 2 बार वॉच करता हूँ, तब जब हमको नया खरीदारी करना होता है। और उसके वेल्थ क्रिएटर ऐसे ऐसे हैं जिसके बारे में आप, हमें खुद बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है। उसमें आपका
ये मैंडेटरी है, उसमें आपका जुबिलेंट फूड है, उसमें टाइटन है, उसमें दीपक नाइट्राइट है, उसमें आपका एक फिनियोटेक्स केमिकल है, ठीक। और ये सभी के सभी जो स्टॉक्स है ना वो 4-5 गुना हो चुके हैं। अभी जो दीपक नाइट्राइट है उसमें सॉरी उसको पॉलीकैप भी है, और पॉलीकैप तो मेरे पास आईपीओ के ही समय से है। अभी किसी ने ग्रुप में डाला था कि पॉलीकैप 1900 रुपए का, मुझे आश्चर्य में लिखा रहे 1900 कब रुपए हो गया। अभी कल ही या परसों किसी ने दीपक नाइट्राइट डालता 2100, मुझे आश्चर्य हो रहा है 2100 कब चला गया, जबकि कुछ ही दिनों पहले ग्रुप में ही चर्चा हो रही थी कि दीपक नाइट्राइट 1700 पे चल रहा है कि नहीं सर सुधाकर सर, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो उसमें थोड़े दिन पहले कह रहे थे ये बढ़ ही नहीं रहा है। उसी में थोड़े दिन पहले कहा जा रहा था कि ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो सर चलता रहता है, क्या करेंगे, दुनियादारी है। हमको आपको लगातार धैर्य रख करके वेट करना है, और तो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे जिसको हम नहीं देखेंगे वो हमें वेल्थ क्रिएट करके देगा। और उसमें सर अच्छे क्वालिटी वाले हमको आपको स्टॉक रखना है, सड़ियल वाले स्टॉक नहीं रखना है, उसमें हमको आर्चिज नहीं रखना है, उसमें हमको एशियन गारंटो नहीं रखना है, उसमें हमको यस बैंक नहीं रखना है, उसमें हमको आइडिया वोडाफोन नहीं रखना है। उसमें कौन से रखने हैं? उसमें एचडीएफसी बैंक रखना है, बजाज फाइनेंस रखना है, दीपक नाइट्राइट रखना है, ये क्या कहते हैं कि जो लॉरस लैब रखना है, उस टाइप के स्टॉक जो लगातार नया हाई बना रहे हैं। एशियन पेंट रखना है, पीडीलाइट रखना है, पीआई इंडस्ट्री रखना है, उस टाइप के स्टॉक वहां रखते हैं। और जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है ना उसको हम पर डे वॉच किया करें। मैं अपनी हकीकत बताऊं सर, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, अभी इस मार्च सॉरी 1 अप्रैल से लेकर के अब तक लगभग 2 लाख रुपये से पड़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट वाले में। 57,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया था, मतलब कमाया है बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल से लेकर अब तक। एक दिन मैंने डाला भी था उसको। और जो आज की स्थिति ये है कि वो 57,000 चूंकि वो 57,000 भी तो होल्डिंग में आ गया है, क्योंकि वो खरीदारी भी वाली हो रही है ना, तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 27,000 निगेटिव है। यानी कि अब भी उस 57,000 को देखा जाए, मतलब माइनस किया जाए तो 30,000 अभी भी मेरा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट बना हुआ है। ये ट्रेडिंग वाले मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं उसमें। कुछ एसआईपी भी कर रखे हैं उसमें। उसमें बोरोसिल है, बोरोसिल रिन्यूएबल है, उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं उसमें भी। उसमें खरीदता बेचता रहता हूँ। और दीपक नाइट्राइट को सर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, इसी ट्रेडिंग अकाउंट में मैं 3 बार 4 बार बेचा खरीदा, लेकिन वो जो मेरे पास होल्डिंग के 70 शेयर पड़े हुए हैं मेरे वाइफ वाले अकाउंट में, वो जो वेल्थ क्रिएट करके दिए हैं वो यहाँ नहीं दिया, क्योंकि हर बार सर हम इसमें 15-20% पे जाके निकल चुके हैं। तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना सर, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम जो बड़े वेल्थ क्रिएट होने वाले होते हैं ना, उसको छोटे वेल्थ क्रिएट में बदल देते हैं। वो देखते रहते तो कीड़ा काटते रहता है, क्योंकि हम लोग का दिमाग जो है बड़े रिटर्न के लिए तैयार ही नहीं होता है। हमारा जो दिमाग होता है ये मानता ही नहीं है कि ये 200-300% रिटर्न भी देगा। मैंने तो एक तरीका और अपनाया विजय जी, क्या? कि मैं जो ऐसे ब्लड बाथ वाले दिन होते ना, तो उन दिनों में दिन में ग्रुप के मैसेज भी नहीं पढ़ता। शाम को ही देखता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी वो है। और अगला चौथा जो हमको करना है सर, अस्थायी नुकसान को अस्थायी नुकसान में नहीं बदलना है। अस्थायी नुकसान से आते होता है कि घाटे की स्थिति, 2 चीज होता है, घाटे की स्थिति में होना और घाटा होना। जैसे आए दिन देखिए, हम तो आज न्यूज तो देखना ही बंद कर दिए हैं। न्यूज में अचानक आता है ना कि 13 लाख करोड़ रुपए साफ, मार्केट सेंसेक्स इतना डाउन, 2 लाख करोड़ रुपए साफ। वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। कायदे से उनको ये लिखना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वैल्यू 13 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। मेरा मतलब समझ रहे हैं कि वो पॉजिटिव जी पॉजिटिव तरीका से वो उसको नहीं लिखते हैं। अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो 27,000 कम हुआ, यानी 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख से 27,000 रुपया कम हुआ है, तो 2,37,000, 27,000 का मेरा लॉस नहीं हुआ है।
खाली वैल्यूएशन कम हुई उसकी। तो वैल्यूएशन कम हुई है ना। जी जैसे हमने खरीद रखा है, मान लीजिए केएनआर कंस्ट्रक्शन को उच्चतम स्तर पर गया 310, हमने 310 पर खरीद लिया, आज 290 है। तो जो 20 रुपए का लॉस हुआ है, ये हम घाटे की स्थिति में नहीं है, घाटे में भी नहीं है। नोशनल लॉस कहते हैं। यानी जो हमारा लॉस है वो अस्थाई लॉस है, वो शॉर्ट टर्म के लॉस है। यदि हम चाहते हैं कि वो वास्तविक घाटे में हो जाए, उस शेयर को बेच देंगे तो जो हम घाटे की स्थिति में, वो घाटा हो जाएगा हमको। उसी तरह से बोरोसिल का जो शेयर है 257 गया, 217 220 पे खट जाएगा, फिर 200 चला गया। अभी आपका ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल 220 बैठ गया, फिर वो 200 चला गया। तो 200 चला गया तो सर 200 वैल्यू हमारी कम हुई है ना। जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हमारा घाटा तो होगा नहीं। तो हमको सर अस्थाई घाटे को अस्थाई घाटे में नहीं बदलना। यदि हम स्टॉक अच्छे लिए हुए हैं, लेकिन हमको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए सर, स्टॉक में क्वालिटी वाले स्टॉक होने चाहिए। फालतू वाले स्टॉक रखेंगे तो फालतू वाले स्टॉक हमको आपको परेशान भी कर देते हैं। अभी शोभित सर कहा है, वो सौरभ सर कल पूछ रहे थे एशियन गैरेंटो, एशियन टाइल्स, और फिर एक और कौन सा शेयर पूछ रहे थे सौरभ जी, कल दूसरा कौन सा शेयर था जो उसका पूछा था आपने? एक तो मोतीलाल ओसवाल था और एक बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी। नहीं 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 नहीं, जो घाटे में था। आपने कुछ दूसरा पूछा था, तो कुछ दूसरे पूछे थे, वो पूछे थे मोतीलाल ओसवाल था सर, मोतीलाल ओसवाल। आपने दूसरे लोग पूछे थे, वो जोडियक क्लोथिंग पूछे हाँ थे, जोडियक हाँ क्लोथिंग सर। पूछे थे, और एशियन टाइल्स पूछे थे। और हमने जब देखा जोडियक क्लोथिंग को सर, तो जोडियक क्लोथिंग का आरओसी आरओई नेगेटिव है। उसका घाटा, यदि आप सेल्स देखें तो सेल्स लगातार घट रहा है। तो हम क्यों ऐसे जाएं सर। उसी तरह से उन्होंने वो जो एशियन टाइल्स को देखा, एशियन टाइल्स का भी लगातार घट रहा था। तो जो खुद सेल्स नहीं बढ़ा रहा है, वो कहां से हमको पैसा मिलेगा। हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो आगे बढ़ रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो छठे नंबर पर हमको आपको ध्यान देना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वाले स्टॉक रखने हैं सर। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी नहीं रखना है। हमें भेड़ों का झुंड नहीं इकट्ठा करना है, हमें शेयर इकट्ठा करने हैं। अब भेड़ों का झुंड मतलब क्या हुआ, यस बैंक 13 रुपए का शेयर है, 10,000 रुपये लगाएंगे 1,000 शेयर आ जाएगा, ये भेड़ों का झुंड है। और 16,000 रुपये लगाएंगे HDFC बैंक का 10 शेयर आएगा, तो वो शेयर है सर। हमको आपको रिटेल इन्वेस्टर सर, हमको भी शुरू में लगता था, अभी हम कभी अपनी डायरी निकाल देंगे, पुरानी वाली डायरी ना, तो उस डायरी में मैं सर जो 1.5 रुपए वाले शेयर होते थे उनके पे दाम लिखा करता था, बिजनेस स्टैंडर्ड लिया करता था 2010 में। और जो 2 रुपए वाले 3 रुपए शेयर थे उनके पूरा मैंने सूची बना रखा था, पर डे कितना घटे कितना बढ़े, कितना घटे कितना बढ़े। वो कभी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिए। और मैं जब मार्केट में प्रवेश किया था, जब आया था शुरू में, तो मैं कौन सा शेयर मेरा पसंदीदा था, विजया बैंक मेरा पसंदीदा शेयर था। ये क्या नाम है, अरे ये कौन सा शेयर है, कौन, मोरपेन लेबोरेटरी, वो मेरा पसंदीदा शेयर था, जो कि 10 रुपए 5 रुपए। प्रिज्म सीमेंट 17 रुपए शेयर चला करता था, वो मेरा पसंदीदा शेयर था। एक गुजरात सिद्धि सीमेंट था 7-8 रुपए का, वो मेरा पसंदीदा शेयर था। क्योंकि हम लोग का जो दिमाग होता है ना, उस समय हम लोग लगता है कि जो छोटा है ना वो ज्यादा बढ़ेगा, और जो बढ़ गया है ना वो नहीं बढ़ेगा। हम छोटे अब शेयर लेंगे सर, जैसे यस बैंक लेंगे 20 रुपए का, वो घट करके मालूम चलेगा कि वो 18 रुपए चला गया। और HDFC बैंक जो 1400 रुपए लेंगे, मालूम चलेगा कि 1500 रुपए चला गया। तो हमें सर क्वालिटी वाले शेयर लेने हैं। और क्वालिटी शेयर कौन होते हैं, क्वालिटी शेयर से ऐसे होता है जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा होता है, जिसके मैनेजमेंट स्ट्रांग होते हैं। और सबसे पहला तो पहचान यही है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट और सेवा हमारे आसपास मौजूद है। जिस कंपनी का सेवा प्रोडक्ट हमारे आसपास मौजूद है, हम श्योर हो जाए कि वो कंपनी अच्छी कंपनी है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। चाहे वो HUL हो गया, चाहे SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया,
जितनी कंपनियां हैं, तो हमें क्वालिटी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। और एक और चीज, जब मार्केट गिरावट की दशा में होती है सर, हमें क्वालिटी वाले स्टॉक्स को जोड़ने का मौका होता है। जो मौका छूट चुका होता है ना, वो मौका इसी में मिलता है। तो अभी बहुत सारे शेयर्स होंगे जो नीचे आने वाले होंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स मौका लेकर के आएंगे खरीदारी के लिए। और जब मार्केट तेजी आएगी सर, तो हमें जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स रख रखे हैं ना, उस स्टॉक को हमें निकलने का मौका देखना चाहिए। जैसे आइडिया में फंस गए हैं हम लोग, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, कितने लोग फंसे हैं। हम भी हैं मैंने सर, कुछ हम भी कमाया हैं। सर उससे। एक दिन में ट्रेडिंग करके उससे कमाया था। अच्छा, पीएनबी में कौन कौन फंसा है? हाँ मेरा भी है सर। पीएनबी में, यूनियन बैंक में। नहीं, यूनियन बैंक नहीं है सर। आइडिया में सर 1000 रुपए कमाया था 2 घंटे में बस। 1000 रुपये कमाए तो 1000 रुपये में कोई जमीन तो नहीं आपने खरीद लिया ना? नहीं, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले आइडिया का जब पावर सर्किट लगा था, तब वो मैंने आइडिया से निकाल दिए थे। देखिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आपने काम किया। और जो फंसा हुआ है फंसा हुआ है। तो फंसा हुआ है। तो पांच अब जो फंसा हुआ लग रहा है, वो लग रहा है रेणुका के शेयर है, वो मुझे फंसे हुए लग रहे हैं। नहीं, आधे रेट रेणुका फिर रिकवर हो जाएगा। रेणुका में कुछ अच्छा है, उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना, वो कुछ अच्छा करेगा, समझ नहीं, लेगा। आज रहमान सर का रहमान सर ने शेयर करा था, तो रेणुका तो नहीं लिया मैंने बाकी की और शेयर दूसरे लिए थे। रेणुका छोड़ दिया था, लेकिन उसको अब रेणुका कल और उसको रहूंगा अपने पास। और 22 रुपए के रेट में 44 से 22 काफी सही लग रहा है सर। चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है मार्केट का सर। एक कंडीशन एक्सेप्ट करिए, ये उतार चढ़ाव इसका मूल स्वभाव है, हमें इसका लाभ लेना है। हम जितना जल्दी इसको स्वीकार, कुछ नियम होते हैं ना सर, नियम को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि खेल बदल जाते हैं, लेकिन तकलीफें आसान हो जाती, तकलीफ नहीं होती है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट का स्वभाव है गिरना, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो जो मार्केट की गिरावट, उतार जो चढ़ाव होता है ना, हमको आपको कष्ट नहीं देती है। स्वीकार कर लीजिए। भैया ये बताइए, जिस कंपनी का आरई सीधा नेगेटिव है, आरई मतलब जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, आरओई, हाँ, उसका जब वही नेगेटिव है, तो उस कंपनी पे क्यों भरोसा किया जाए? वाली चीज तो है कि कुछ, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्यों भरोसा किया जाए। दो तरह की स्टोरी होती है। एक ही स्टोरी होती है लगातार बढ़ने वाली स्टोरी, एक ही स्टोरी होती है टर्न अराउंड स्टोरी। जैसे हम किसी अच्छी चीज को हम बार बार देखते रहे, और किसी चीज में कुछ परिवर्तन आ रहा हो, हम उसको ध्यान न दें, तो हम उसका लाभ लेने से वंचित हो जाए। आप रेणुका शुगर की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ। रेणुका शुगर का जो प्रमोटर चेंज हुआ है, नंबर एक चीज। दूसरा चीज, उस पूरे सेक्टर में बदलाव हुआ है। तीसरी चीज, उसके मैनेजमेंट ने 400 कुछ करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है नए एथेनॉल बनाए जाने को लेकर। तो सुधरेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी मार्केट में, कोई भी मार्केट बात हमको याद आता है। आप एक बात कहते थे ना, कि कहते थे क्या कहते हैं कि जो खुद नहीं कमा रहा है वो आपको क्या देगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब परिस्थितियां चेंज हो रही है, प्रमोटर बदल रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले का टर्न अराउंड की स्टोरी, अभी आप बात करिएगा सीजी पावर को, देख लीजिएगा। सीजी पावर थापर ग्रुप की कंपनी रही, भयंकर कर्ज था, स्थिति खराब हो गई, डिलिस्ट तक हो गई, लेकिन उसको मुरगुप्पा ग्रुप ने खरीद लिया। जब से खरीदा तब से वो कंपनी लगातार अपर सर्किट पे काफी तेजी बनी हुई है, सीजी पावर। इसी तरह से बात करिए आप इसकी, जो पतंजलि ने जो शेयर खरीदा था रुचि सोया का, रुचि सोया पर भयंकर कर्ज था, हर चीज स्थिति काफी निगेटिव थी, लेकिन जैसे ही पतंजलि ने खरीदा, वो शेयर 4-5 रुपए से बढ़कर 15-16 रुपए चला गया। तो कुछ स्टोरी टर्न अराउंड स्टोरी होती है। जैसे यस बैंक में टर्न अराउंड स्टोरी चल रहा है, उसके मैनेजमेंट वगैरह, जो कई मैनेजमेंट चेंज हुए, उसमें लोग लगे हुए हैं। तो यस बैंक आगे चल करके सुधरेगा, लेकिन कब सुधरेगा नहीं कहा जा सकता।
वो कुछ टर्न अराउंड स्टोरी होती है, जैसे सुबेक्स में भी प्रमोटर वगैरह चेंज हुआ है, तो आप सुबेक्स का भी आंकड़ा उठा लीजिए, नहीं मिलेगा। उसी तरह से आप बात करिए, यदि हम उन आंकड़ों को ही देखते रहे, आरओसी आरओई नेगेटिव को, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे, जैसे जोमेटो। आप पेटीएम को उठा लीजिए, आप आए दिन पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आता है कि पेटीएम का 2000 करोड़ घाटा है, फलाना कंपनी का मोबीक्विक का फोन पे का इतने हजार करोड़ का घाटा है। तो दो तरीके से होता है। जैसे अमेजोन को ही बात करिए, अमेजोन को आप यदि आप देखिएगा तो लंबे समय तक घाटे में रहेगी कंपनी, लेकिन अचानक फायदे नहीं होता है कि शुरू में कंपनियां जो होती है अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है, तो विस्तार में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, तो उनके शुरू में घाटे बहुत अधिक दिखाई देते हैं। और घाटा भी दो प्रकार का होता है, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए तो सिर्फ दो प्रकार का घाटा होता है, एक पूंजीगत घाटा होता है और दूसरा एक घाटा होता है परिवर्तनशील लागत वाली घाटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने 1 लाख लगा करके कोई दुकान खोला, ठीक है ना सर, और हम उसमें काम करना शुरू कर दिए, और पहले महीने हम यदि प्रॉफिट की उम्मीद करें, प्रॉफिट तो आएगा नहीं, लेकिन यदि हर महीने हम उस दुकान में 50,000 60,000 का सामान लाते हैं, यानी रेकरिंग खर्चे मान लीजिए 50,000 के आ रहे हैं, और उस 50,000 के बराबर हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी उस 50,000 को हम क्रॉस कर जा रहे हैं, तो क्या दुकानदार दुकान बंद करेगा? नहीं बंद करेगा ना। तो ज्यादातर कंपनियां जो होती है उनका जो घाटा होता है ना, उसको बड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, ये 1 दिन 2 दिन में समझ में नहीं आएगा। जैसे तो शुरू में चूंकि इनका बिजनेस बढ़ रहा होता है तो घाटा दिख रहा होता है, लेकिन बिजनेस चूंकि विस्तार में है, उसका बुनियाद तैयार हो रहा है, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसके बारे में थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी को भी पढ़ना शुरू करिए, इसके बारे में जानना शुरू करिए, तो थोड़ा बहुत जानेंगे तो आपको इसके बारे में समझ आएगा। हमेशा आए दिन टर्न अराउंड स्टोरी होती है। जैसे आपका डीएचएफएल हुआ था, लेकिन डीएचएफएल हमने भी गलत करके फंस गए। डीएचएफएल को किसने खरीदा? पिरामल इंटरप्राइजेज ने खरीदा। तो यदि डीएचएफएल स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो देखिएगा डीएचएफएल बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका प्रमोटर पूरा बदल गया है, तो टर्न अराउंड स्टोरी हो गई। उसी तरह से जब सत्यम गड़बड़ हुई थी तो टेक महिंद्रा ने उसको खरीदा था, तो वो भी एक टर्न अराउंड स्टोरी थी। तो आपको टर्न अराउंड स्टोरी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप टाटा स्टील बीएसएल को देख लीजिए, भूषण स्टील जो टाटा स्टील है, उसको भी तो टाटा स्टील ने खरीदा था, कितने करोड़ों का कर्ज था उसके ऊपर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, क्लियर है सर। तो टर्न अराउंड स्टोरी को आप इससे मत वाच करिए। यदि आप सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर जैसे कि आपने बात की अभी जोमेटो हो गया या पेटीएम बात होगी, ठीक है, चलो इनको तो इन्वेस्टर मिले रहती, पिछले 10 साल से ये इन्वेस्ट लोगों से पैसा लेके धंधा चला रहे हैं अपना ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आप देखोगे तो इंडिया में ये स्टार्टअप का ट्रेंड भी 10-15 सालों से आया है, पहले तो नहीं था। उससे पहले तो आप देखो तो कभी रिलायंस ने भी शुरुआत की है, तो उसने ऐसे धंधा नहीं किया ना। कौन ने धंधा किया? मैं समझा नहीं, मैं क्या समझा सर? मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि प्रॉफिट है, अब जैसे कि अब पेटीएम हो गया या जोमेटो हो गया, अभी तक 10 साल से इन्होंने प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल सही कहा। अब हम और मेरे हिसाब से ये शायद इनकी आखिरी उम्मीद है जो उन्होंने मार्केट से पैसा लिया, तो कोई उम्मीद भी नहीं इनके पास, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर ही हैं इनके पास। तो देखिए मैंने जो एग्जांपल मैंने जोमेटो जो पुरानी कंपनीज की थी वो भी तो आई है ना अपने स्टार्टअप में, मतलब वो उन्होंने भी स्टार्टअप किया था, वो स्टार्टअप थी, उन्होंने भी 10 साल में प्रॉफिट लेके आया। जैसे रिलायंस होगी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने 70s 80s में शुरुआत की थी। उस टाइम पे तो स्टार्टअप जैसा ट्रेंड नहीं था, 10 साल वेट करना बहुत लंबी बात होती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया ना, अपना प्रॉफिट बनाना शुरू किया। तो अभी वेट करिए, मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। अब ये सब जो स्टार्टअप वो तो है ही है। इस तरह की जो स्टोरी होती है थोड़ा लंबा चलता है, यूनिक बिजनेस है। मैं जोमेटो की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ वैसे, हालांकि ना मेरे पास मैंने जोमेटो लिया है, ना मैंने किसी को जोमेटो लेने की सलाह दिया है। मेरा इस सेक्टर में सबसे पसंदीदा जुबिलेंट फूड कंपनी का शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में है। स्टार्टअप
स्टार्टअप कंपनी का दिक्कत ये है, स्टार्टअप कंपनी जितनी भी है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना आजकल, तो एक दूसरे को काफी काफी को इम्पैक्ट पड़ेगा। बात आप जोमेटो सही से कह रहे हैं, पेटीएम को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका संदेह सही है, लेकिन देखिएगा ये जो चीजें हैं वो फिर बदलेगी, कुछ ना कुछ होगा इनके बीच में। जो इन्वेस्टमेंट हमको आपको जो देखिए, बहुत सारी चीजें जो हमको आपको दिखती है ना, वो पर्दे के पीछे वो सब पहले लोग कैलकुलेट करके बैठे होते हैं। आज इन्फो एज जो इतनी बड़ी कंपनी हुई है, 5,500 रुपए का शेयर चल रहा है, इसने यात्रा.com, आपने नौकरी.com खोल रखा है, या ऐसे ही थोड़े खोल रखा है। तो होगा, देखिए वेट करिए, होगा, अच्छा होगा। अब अमेज़न टर्न अराउंड पॉइंट तो फ्यूचर ग्रुप के लिए भी होगा ना, रिलायंस के डील के बाद। देखिए आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, टर्न अराउंड स्टोरी फ्यूचर ग्रुप का होगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करेंगे। तो अभी इंतजार करना है टेक ओवर कब करे तब करना। तो ये हो गया। इसके बाद सर जब टेक ओवर कर लेगा पूरा तब उसमें डालना है, या रूमर्स पे? जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक हाथ मत डालिए, क्योंकि हाथ जल जाएगा यदि वो उसमें आप हाथ अभी डालेंगे तो, क्योंकि उसका 90% शेयर प्लेज पड़े हुए। आज सौरभ जी बता रहे थे, किसी कंपनी को देख रहे थे, तो वो किताब पढ़े, किताब में लिखा है कि प्लेज शेयर के बारे में हमें जाना। किस शेयर के बारे में बता रहे थे? सौरभ जी बता रहे थे सर थंगामलाई ज्वेलरी के बारे में। 11% प्लेज कर रखा है सर उसने। 11% प्लेज कोई खास प्लेज नहीं है, कम से कम 50% के आसपास प्लेज हो तब सतर्क हो जाइए। छोटा मोटा प्लेज चलता रहता है जी सर, 11-11.5% है प्लेज उसका। तो ये 11 कोई खास प्लेज नहीं है। ये प्लेज सर गिरवी होता है। हाँ, गिरवी गिरवी की खराब स्थिति क्या होती है कि जो कंपनी का प्रमोटर होता है ना, उस शेयर पर से अपना अधिकार खो देता है। तो जैसे अधिकार खो देता है, तो जो उसका लाभ होता है डिविडेंड बैंक को चला जाता है, जहां से पैसा उसने लिया है। और यदि प्रमोटर ने पैसा पे नहीं किया तो बैंक क्या करता है, उस शेयर को बेच भी देता है। तो ओवरऑल घाटा ही घाटा होता है। और कंपनियां प्लेज तब करती है जब उनका जो कर्ज होता है बिल्कुल नाक के ऊपर से गुजर जाता है, यानी जब सारी संभावनाएं तलाश लेते हैं और अन्य कोई तलाश नहीं बचा होता है, तब जाकर के वो प्लेज करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। तो हमको आपको प्लेज वाले शेयर से सतर्क रहना है। ठीक है सर, तो मैंने बताया था क्वालिटी, 7वां मैंने बताया था कि खराब स्टॉक को ले रखा है तो समय मिलने पर बदलना है। और एक और चीज बहुत 8वें नंबर पर होता है मार्केट की दशा खराब होने पर जो सर कुछ देर हम लोग को बाहर रह करके वेट करना चाहिए। मार्केट में कुछ करना ही, हमेशा करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें पैसा तब बनता है जब हम कुछ नहीं करते हैं, यानी कुछ करते हैं, बहुत कुछ नहीं करते। जैसे मैंने अपने उदाहरण दिया दीपक नाइट्राइट, माइंटी वगैरह तमाम जो शेयरों की मैंने चर्चा किया, वो शेयर्स वेल्थ इसलिए क्रिएट करके मुझको दिए क्योंकि मैंने उसमें कुछ किया नहीं। तो रोज जब हम कुछ करते हैं ना सर, तो हमें वो दिक्कत होती है। कभी कभार हमको आपको क्या करना है कि बाहर बैठ करके मार्केट को वॉच करना है, देखना है। मार्केट को वॉच करना है, देखना है, कुछ मत करिए। जैसे टेनिस का गेम होता है ना, बैडमिंटन का गेम होता है, वॉलीबॉल का गेम होता है, बैठ करके चुपचाप देखिए। कभी बॉल इधर जा रही इधर देखिए, फिर इधर बात इधर देखिए, तो ऐसे देखते रहिए। कब सर्विस चेंज हो रही है, किसके हाथ में सर्विस जा रही है, बस बात। इस समय जो स्थिति है ना, वही स्थिति है देखने की। कुछ मत करिए, चुपचाप बस कुछ मत करिए, बस देखिए। और यदि पैसा हो, जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो खरीदिए। और खरीदिए किसको? क्वालिटी वाले स्टॉक्स को। अब ये नहीं कि हमने आइडिया वाला शेयर 10 रुपए पर ले रखे हैं, 5 रुपए पर चला गया तो उसके एवरेजिंग कर दे 1000 और शेयर। नहीं, दो चीजें होती है सर, एवरेजिंग होता है और वो, एक मिनट, एक दूसरा होता है एक्यूमुलेशन। एवरेजिंग से आशय क्या होता है? एवरेजिंग का जो कंसेप्ट है, किसी भी बिजनेस के बुक में, किसी भी फाइनेंस के बुक में एवरेजिंग का कंसेप्ट नहीं बताया गया है। किसी भी उठा के पढ़िए। हमको आपको क्या सोचते हैं कि जैसे हमने यस बैंक का शेयर 13 रुपए पर ले रखा है, 5 रुपए पर चले गया तो 1000 और शेयर, मान लीजिए 1000 शेयर 13 रुपए पर लिए हुए, अब
₹5 चला 1000 वो शेयर ले लेते, तो ये सोचते हैं कि हमारी जो लागत होगी वो घट के ₹7 आ जाएगी। ये गलत कंसेप्ट है। किसी भी फाइनेंस के बुक में जो मैंने पढ़ा है कहीं भी नहीं बताया गया है, इसको अवॉइड करना है। एक्युमुलेशन एक अलग चीज है। एक्युमुलेशन क्या है? हमने सोचा कि हमको यस बैंक के 1000 शेयर ऐड करने, 1000 शेयर लेने। हमने क्या किया, आज 100 शेयर ले लिया, 10 दिन बाद फिर 100 शेयर ले लिया, उसके अगले महीने फिर 100 शेयर ले लिया। वो एक्युमुलेशन है, वो औसत एवरेजिंग नहीं है। तो हमें स्टॉक को एक्युमुलेशन करना है, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को उसको ऐड करना है, तो उसमें करना है। अब मार्केट की दशा चूंकि खराब है तो हमको अभी आपको बाहर बैठ के इंतजार करना। और याद रखिएगा भैया ये जो एंजल ब्रोकिंग है, हाँ, आपके नजर में ये कैसा स्टॉक है? बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक। देखिए आज सुबह का मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी है, आज मैं एक भी शेयर नहीं खरीदूंगा, टच ही नहीं करूंगा। हाँ सुबह फिर 1-2% एंजल ब्रोकिंग गिरा, हाँ तो मैंने उसका लोअर लिमिट दिखा, LCL लोअर सर्किट देखा, और मैंने ऑर्डर पे लगा दिया लोअर सर्किट हाँ 10 एंजल ब्रोकिंग की। मैं सोचा कि ये तो आएगा ही नहीं, तो मेरा भी बात रह जाएगा कि आज मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। हाँ। और शाम को जब मैं डीमेट देख रहा हूँ तो वो लोअर सर्किट वाला भी मिल गया था। बढ़िया। मार्केट में जबकि 10% लोअर सर्किट था, तभी भी लग गया। मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई नहीं जानता है सर, कोई नहीं जानता। एंजल ब्रोकिंग अच्छा स्टॉक है, आगे चल करके पैसा बना के देगा, तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, पैसा बना। लगभग 3 गुना हो गया ये। हाँ 8-9 महीने में 3 गुना हो गया। एंजल ब्रोकिंग हम भी यूजर है, आप भी यूजर है, आनंद सर भी यूजर है। तो हम लोग को इस समय क्या करना है, किसी अन्य गतिविधि में सक्रिय करना है। दिमाग से, मार्केट से दिमाग निकाल देना, मत देखना है, मत वॉच करना है, इंतजार करना है। और कौन से एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी करना है, हमको इस समय लर्निंग पे फोकस करना है। जितने भी मार्केट के दिग्गज और सफल लोग हैं उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू देखना है। रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, शंकर शर्मा, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, जितने ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जो सफल लोग हैं, हमें उनके इंटरव्यू पढ़ने हैं। विभिन्न तरह के जो ब्रोकर के रिपोर्ट आते हैं उसको पढ़ना है। ब्रोकर में किसको, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग खुद हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी हो गए, जेफरीज हो गया, जितने सब है, सब अपने रिपोर्ट प्रकाशित करती रहती है। उनके वेबसाइट पर जाइए, केवल पढ़िए, रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए। इंटरव्यू जितने फंड मैनेजर्स हैं, प्रशांत जैन हो गए, केतन पारेख हैं, उनका पढ़िए। आप सिर्फ पढ़िए, इस समय कुछ मत करिए सर। और जितना पढ़ेंगे सर ना, जो नॉलेज मिलेगा ना, यूनिक नॉलेज होगा, बहुत जबरदस्त होगा। मैं तो कहीं भी बैठा रहता हूं, मेरे पास हमेशा 2-3 बुक रखी रहती है स्टॉक मार्केट वाली, और रोज प्रयास रहता है 15-20 पेज पढ़ते रहना और अपना मार्कर लगा के कलर करते रहना। तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, फोकस करना है। और जितना हम पढ़ते हैं सर, हमारी एक ट्रेडिंग आइडियोलॉजी डेवलप होती है, इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी डेवलप होती है, और जितना हम उस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी पे टिकेंगे सर, वही पैसा बना के देगा, वही पैसा बनाएगा सर। और इसके बाद अंतिम है, जो हम बुक पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको अप्लाई करना है, और जितना अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कितना पैसा बनता है। तो धैर्य रखना है, अनुशासन रखना है, मार्केट को वॉच करना है, इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक में करना है। बेहतर होगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करना है, फिर वेल्थ क्रिएशन का मजा लेना है सर। और याद रखेंगे, वो गाना है ना कि फेंक दे दरिया में चाबी, तुझे दिल में बंद कर। तो स्टॉक को खरीदिए, डीमेट में बंद करिए, उसका ताला ले जाके समुद्र में फेंक दीजिए। जो ताला आपने, जो चाबी आपने समुद्र में फेंक दिया, उस डीमेट वाला आपका इतना ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और जो आप पर डे ट्रेडिंग करेंगे ना, आप वॉच करिएगा, देखते रहिएगा, वो आपको कभी वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। वो लगेगा कि हम आपको पैसा बन रहा है, वो ट्रेडमिल पे हम दौड़ते रहेंगे, दौड़ते हैं खूब, पहुंचेंगे कहीं नहीं, उसी जगह दौड़ते रहेंगे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में। इसी के रिगार्डिंग सर आपने ट्वीट किया था सुबह में, क्या
इसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। हाँ तो इसको वॉच करना, इसको करना है। तो बस यही बातें करनी थी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना सर कि मार्केट में जो होता है ना, वाई जब क्लियर होता है ना तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। वाई मतलब क्या कि हमें मार्केट में पैसा क्यों लगाना है। जब ये क्लियर होता है ना तो हाउ हमको परेशान नहीं करता है। वाई से सामान्य ऐसे क्या होता है, जो लीडर होता है ना वाई पर फोकस करता है। वाई से मतलब क्या होता है, जैसे रतन टाटा हो गए, बैठ के जा रहे थे इंडिका में, तो एक फैमिली को स्कूटर पे भीगते हुए बारिश में, उनके दिमाग में आया कि एक छोटी कार बनानी चाहिए जो कि एक गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके। और वो नहीं जानते थे इसको कैसे बनेगा। उन्होंने क्या किया, अपने इंजीनियरों के पास गए कि हमको 1 लाख के रुपए के अंदर कार बना के दो। कैसे बनेगा वो मैं नहीं जानता, तुम बनाना है बनाओ। यानी व्हाई उनका क्लियर था। हाउ वाले लोग तो तैयार रहते हैं कैसे। हेनरी फोर्ड ने, जब आप पढ़ेंगे बुक्स, तो हेनरी फोर्ड 4 स्ट्रोक इंजन बनाने के लिए जब चला था, अपने इंजीनियर्स को बुलाया, कहा कि हमको 4 स्ट्रोक इंजन बनाना है। इंजीनियर्स कहे कैसे बनेगा, कहे हम नहीं जानते। तुमको क्या चाहिए, तुमको समय चाहिए, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, तुम वो बताओ, मैं तुमको वो दूंगा, लेकिन करना तुमको है। पुनिया सर एयरफोर्स में है, एयरफोर्स का जो सीनियर ऑफिसर होता है, भाई तुमको कहाँ काम है, तुम हमसे बताओ। हमारे जो ऑफिसर होते हैं, सुधाकर सर है, जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, क्या कहते हैं कि भाई ये काम होना है, ये बिल्डिंग बननी है, फॉर एग्जाम्पल कितना पैसा तुमको चाहिए वो मैं दे रहा हूं, किससे बात करनी है बताओ वो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। कहा हम किससे, किस ऑफिसर से बात करनी है बताओ, हम करते हैं बात, बाकी काम तुमको करना है। उनका हवाई क्लियर होता है। तो हमें जो स्टॉक मार्केट में पैसा मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले हमको वो क्लियर होना चाहिए। हमको वेल्थ क्रिएशन करना है, क्यों करना है, अपने पीढ़ियों को एक अच्छी संपत्ति देने के लिए, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने के लिए। यदि वो क्लियर होगा ना सर, तो कैसे हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीजें हमको आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग समाज में, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर, दुनिया में सिखाने वाले लोग मौजूद है। हम अच्छा छात्र बनेंगे ना सर, तो कोई ना कोई गुरु बन के आ जाएगा। राजीव महेंद्र सर बहुत बढ़िया कहा करते थे। राजीव महेंद्र को आप लोग नहीं जानते, सुधाकर सर जानते हैं, बहुत ही अच्छे। तेग बहादुर सर भी जानते हैं, बहुत ही अच्छे। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे बहुत करीब रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। वो हमसे एक बार वो कहे थे, विजय जी कोई गुरु नहीं तलाश सकता है, हमेशा शिष्य तलाशा गया है। आपको अपने अंदर शिष्य का गुण विकसित करना है। अच्छे शिष्य का गुण विकसित करिए, आपको कोई ना कोई गुरु आपको मिल जाएगा। जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि शिद्दत से चाहेंगे तो सारी कायनात मिलाने में मदद करती है। तो जब हम सर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना शुरू करेंगे ना, स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से आपको टकरा ही जाएगा। और उसी यात्रा में हमसे हर महीने 2-3 लोग टकरा जाते हैं। मैं टकरा जाता हूँ, वो लोग हमसे टकरा जाते हैं। ठीक है सर जी। तो बताइए अनिल जी क्या कह रहे थे सर। जैसे मैं कल की बात है कि अभिजीत श्रीवास्तव थे फेसबुक पे, वो शायद एक शेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं उसमें मतलब नीचे लिखना ही चाह रहा था कि मैं मतलब आपका नाम वही मतलब मेंशन करना चाह रहा था। तभी देखा सबसे लास्ट आपका कमेंट था नीचे, बोले भैया आप जो एक दिन का जो लॉस हो रहा है वो एक छोटे टाइम के लिए है, और उससे वो उस्ताद निकला घबरा रहे थे वो। तो जो आप बता रहे हैं क्या मतलब आप जो कहना बिल्कुल सही लगा मुझे आपका, शिष्य को गुरु को ढूंढना पड़ेगा। और बल्कि आप तो वहां खुद बस थे। मैं आप ही को मैसेज करना चाह रहा था कि पता कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके फेसबुक पे ही है। तभी नीचे आपका कमेंट दिखाई दे गया था मुझे। नहीं ठीक है, सब अच्छा है। तेग बहादुर सर से क्या हाल चाल है। आज तेग बहादुर सर से लंबी बातचीत हुई थी हमारी, जॉय ऑफ कंपाउंडिंग पर। बहुत बेहतरीन उन्होंने चीजें निकाल के बताई, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो सौरभ जी कोई जानकारी मिली आज के क्लास से। बिल्कुल सर, बढ़िया जानकारी। क्या है, रिव्यू होना जरूरी है सर। जैसे ठीक है कि हम लोग
हो सकता है कुछ विषय रिपीट होते होंगे, कुछ बातें रिपीट होती है, पर रिपीट होंगी ना तब स्मरण में रहेंगी वो लंबे समय तक। देखिए मैं सर फिर आपको कहूंगा कि कुल मिलाकर के हमारा जो लक्ष्य है ना, हमको दिल्ली जाना है, हमको वो लक्ष्य हमको क्लियर होने चाहिए कि हमको दिल्ली जाना है। जब हमारे लक्ष्य क्लियर होता है कि हमको दिल्ली जाना है, तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। कुछ नहीं होगा, अपनी बाइक से चले जाएंगे, अपनी कार से चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है? बिल्कुल। हमको दिल्ली जाना है लखनऊ से, हमको लखनऊ मेल में बैठना है, वहां चले गए, हम बैठ गए पटना वाली ट्रेन में, क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? तो मैं जो बात करता हूँ सर, मैं दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये दिल्ली है, ये दिल्ली एक खूबसूरत दिल्ली है। आप यहाँ पर आपको आना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। और थोड़ा बहुत मार्केट वो उसका रास्ता बताता हूँ कि कैसे आपको पहुंचना है। जैसे हमारा लड़का है ना सर, वो बहुत सारी मिठाई नहीं खाता है। जैसे कोई नई मिठाई उसके सामने रख दीजिए, वो खाता ही नहीं है। वो थोड़ा सा लेके पहले टच करता है कि पता नहीं टेस्ट पसंद होगा कि नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा टेस्ट उसके मुंह में आता है, उसको टेस्टी लगता है तो बहुत अच्छा मिठाई है, वो पूरा फिर मिठाई खाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले सर हमको आपको ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसका महत्व ये है, हमको ये पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखिए, नारियल जो होता है, किसी को नारियल दे दीजिए सर, तो यदि वो नारियल के बारे में नहीं जानता है तो कहेगा क्या फालतू का फल दे दिया, कुछ है नहीं इसमें, उठा के फेंक देगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो चाकू लाएगा, उसका ऊपर का खुजा जो होता है उसको हटाएगा, उसको फोड़ेगा, उसके अंदर का जो खाद्य पदार्थ है नारियल निकाल के खाएगा। तो मैं जो हूँ सर, नारियल को निकालना, फोड़ना, उसको खाना सिखाता हूँ। मैं वाई क्लियर कराता हूँ कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट में आना है और क्यों आना ही है। नहीं आते हैं तो क्या क्या नुकसान है, मैं वो क्लियर करता हूँ सर। और यही चीजें मैं मंतव्य लेके चलता हूँ, यही मैं चीजें लिखता रहता हूँ, यही चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, बढ़ता रहता है। और जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको ये क्यों करना है और इसकी अच्छाई पता चलेगी, तो आप तो फिर कर ही ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, फिर किसी न किसी तरीके से कर ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि किसी को काम करना होगा, तो जैसे एक मेरे गांव का लड़का रहा, काफी पहले की बात है, तो उसने मैं देखा कि मशरूम का फोटो लेकर के डाला था, बहुत पहले, कई साल पहले की बात है। मैंने पूछा मशरूम क्यों लेके घूम रहे हो? कहा सर ये मशरूम, भैया मशरूम बेच रहा हूँ। मैंने कहा मशरूम बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? कहा हमने मशरूम की खेती की। कैसे खेती की? मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे खेती की, तुम गांव में रह करके मशरूम के बारे में कहाँ जानकारी है? और वो बताना शुरू किया कि मशरूम के बारे में हमने कहाँ से पढ़ा। उसके बाद उसने बताया कि फला जगह एक जगह बताया जा रहा था मशरूम की खेती कैसे होती है। मैं गया, वहां सीखा। फिर कहा कि कोई मशरूम की खेती करता है, मैं वहां गया, वहां मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसको सीखा, उसके गुण दोष, उसके लाभ हानि के बारे में समझा, तब मैं शुरू किया। तो सबसे पहले दिमाग में क्या हुआ कि मशरूम की हमको खेती करनी है। हमको सबसे पहले दिमाग में करना है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है वो तो फिर बाद में। 90% तो सर वाई होता है कि हमको किसी काम को करना क्यों है। उसके बाद हुआ, जब हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमको क्यों करना है, तो कैसे करना है वो तो क्लियर हो जाता है। और आप यदि रांडा बरन का पढ़िए किताब, वो द सीक्रेट पढ़िए, रहस्य, तो रहस्य में कहती है वो, जब आप किसी चीज को मतलब किसी चीज को चाहते हैं ना, तो ब्रह्मांड उसको क्लियर करता है, मतलब उसको क्रिएट करता है। उसका कहना, जैसे कहा कि आपको यदि संपत्ति चाहिए तो आप संपत्ति को मांगिए, ब्रह्मांड से मांगिए, ईश्वर से मांगिए। यदि आप मांगेंगे तो ईश्वर वो आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका बच्चा जो है आज जिद पे अड़ गया कि हमको साइकिल चाहिए। आप तो पहले कहेंगे अरे साइकिल खराब होता है, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, रहने दो। लेकिन बच्चा जीत पड़ेगा कि नहीं हमको आपको साइकिल देना ही है, साइकिल चाहिए। आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानता, फिर कहते हैं चलो भैया अगले महीने पेमेंट आएगा, हम आपको उस पेमेंट से साइकिल देंगे। फिर कहा बच्चा नहीं हमको चाहिए, खाना पीना छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? कहीं से न कहीं से किसी दोस्त मित्र के पास जाएंगे, पैसा उधार लेंगे, लेकिन उसके लिए साइकिल की व्यवस्था करेंगे।
लांडापुरम कहती है जो चीज हमको आपको चाहिए उसके लिए जिद करिए ईश्वर से, ब्रह्मांड से। हम सभी ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर जो है कभी हमको आपको निराश नहीं देगा, और वो चीज हमको आपको सृजित करके देगी, और वो सृजित करके देगी तो सर किसी से छीन के नहीं देगी, तो नया बना के देती है। जो आता है ना मार्केट में, उदाहरण आप लोग देखते हो पेपर में कि बिस्किट जो बिजनेस है हर साल 20% के दर से बढ़ रहा है। अभी 20,000 करोड़ का है, आने वाले 5 सालों में 50,000 करोड़ का हो जाएगा। 50,000 करोड़ का होता है तो क्या वो बिस्किट चावल दाल का बिजनेस खींच लेता है क्या सर? वो सृजन होता है सर। तो हमें सृजन की शक्ति को समझना है। जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने आते हैं ना, तो पैसा सृजन होता है, किसी से छीन के नहीं मिलता है। तो हमको आपको स्टॉक मार्केट में आना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और जो हमने बताना था हमने कह दिया। जो आप लोगों को प्रश्न कुछ करना है तो प्रश्न कर सकते हैं। एक ये मैसेज में मयंक जी पूछ रहे हैं, सर देवयानी इंटरनेशनल पर लॉन्ग टर्म क्या व्यूज है? पहली चीज तो कि देवयानी इंटरनेशनल को जानने से पहले उसको बिजनेस को समझे, बिजनेस क्या है। देवयानी इंटरनेशनल जो है उसकी बिजनेस करती है ना, वो पिज्जा हट वाली है ना सर। ये KFC में है, इनकी पिज्जा हट वाली है ना। तो आपने पिज्जा खाया है कि नहीं खाया है? बिल्कुल खाया। किसमें खाया है? पिज्जा हट में गए हैं कि डोमिनो में गए हैं? सर मिक्स में। मुझे तो पिज्जा हट काफी अच्छा लगता है। डोमिनोज पिज्जा हट अच्छा लगता है, सर्विस उनकी ज्यादा अच्छी है। नहीं पिज्जा हट की सर्विस अच्छी है। तो फिर पैसा लगाइए, फिर क्या पूछ रहा है? वैसे सर मैंने तो KFC के व्यूज पे लगाई थी, क्योंकि जैसे मैं मेट्रो में दिल्ली में रहता हूँ, तो ज्यादातर लोग KFC के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो स्वर्ग वो दे आर रियली गुड अबाउट। बाकी उनके जो मॉल्स में द फूड स्ट्रीट करके उनकी चैन चलती है, जहाँ पे वो सारे जितने ब्रांड्स हैं उन पे एक साथ लगते हैं। तो इंडिया के जितने बड़ी फूड चैन जो मॉल्स हैं, वहाँ पे सारे ब्रांड्स एक जगह द फूड स्ट्रीट के नाम से चलते हैं। तो वो सर ये जो बिजनेस है ना सर, जो QRC क्या कहते हैं इसको, क्विक रिस्पांस रेस्टोरेंट वाला, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, हाँ QSR बहुत ही जबरदस्त है सर। ये तो माइंड ब्लोइंग इनका बिजनेस है। आप किसी भी स्टॉक उठा लीजिए, चाहे बर्गर किंग को उठाइए, चाहे आप इसी देवयानी को उठाइए। एक सबसे खराब उसका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बहुत खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। जो मिडलैंड चाइना और यो चाइना नाम का ब्रांड ओन करता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसके बाद सब अच्छे हैं। मैकडोनल्ड इंडिया में कोई लिस्टेड है क्या? मैकडोनल्ड का शायद नहीं लिस्टेड है। सबसे बेस्ट आपका जुबलेंट फूड है, डोमिनो का पिज्जा वाला, क्योंकि जो उसका हेड है, जो ग्रुप है वो जुबलेंट ग्रुप है। जुबलेंट ग्रुप में 4 को 5 कंपनियां आती है। आपको जुबलेंट फार्मा है, जुबलेंट इनर्जिया क्या कुछ ऐसे करके नाम है, जुबलेंट ऑर्गन और जुबलेंट ऑर्गन। तो जुबलेंट जो ग्रुप है सर, वो बिरला ग्रुप से ही संबंधित कंपनी है। जो हिंदुस्तान टाइम्स के जो हेड है शोभना भरतिया, तो शोभना भरतिया नाम है, उनके जो हस्बैंड है वो चलाते हैं। तो और एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए सर, किसी भी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को लेते समय, कि हम यदि स्टॉक्स कोई सिंगल लेते हैं, सिंगल से ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तक हम बात करें यस बैंक की बात करते हैं, तो यस बैंक एक सिंगल यस बैंक है। लेकिन जब हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो उसमें देखिए HDFC ग्रुप है, HDFC AMC, HDFC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, HDB फाइनेंस हो गया, ये HDFC अर्गो जो उनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो जो जिस कंपनी के ग्रुप कंपनीज है, वो आप सोच के मान के तैयार रहिए कि वो जो है ग्रुप वाले जो स्टॉक्स होते हैं अच्छे मैनेजमेंट होते हैं, अच्छे बिजनेस होते हैं। आपका जैसे मुरगुप्पा ग्रुप को उठाइए, 9-10 कंपनियां हैं, जैसे आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, CG पावर के अंदर चला गया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चोलामंडलम। इसी तरह से आप टाटा में आइए, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा तो 27-28 कंपनियां हैं, 98 कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, जिसमें 27 या 29 कंपनियां लिस्टेड है। तो जहां पर ग्रुप होता है ना सर, वहां पर काम करने में आसानी होती है, काम करने में तो इन्वेस्टमेंट में आसानी होती है। और सर कोई एक सेक्टर में मंदी आए तो उन लोग ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बाकी सारा। तो मैं तो कहूँगा देवयानी के चक्कर में न रहिए। आप चुपचाप अच्छा स्टॉक पसंद करते हैं तो जुबलेंट फूड में पैसा लगाइए, वो आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा, शांति के साथ बढ़िया पैसा बना के देगा, क्योंकि
वो ग्रुप स्टॉक है, कई कंपनियां हैं, और डोमिनो का पिज्जा आप देखिए बहुत तेजी से इसका बढ़ रहा है। हाँ, वो पिज्जा हट की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक और चीज, जुबिलेंट के पास सर भारत के साथ साथ एशिया के कई देशों के मास्टर राइट है फ्रेंचाइज। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। देखिए अभिनव आनंद जी कितने आगे बढ़ चुके हैं इसके बारे में जानने के लिए। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी देता है। तो हमको सर बिजनेस फोकस करना है, स्टॉक और कंपनी फोकस नहीं करना है। जब हम बिजनेस फोकस करेंगे तो अपने आप अच्छे स्टॉक निकल के आ जाएंगे। तो देवयानी भी हालांकि अच्छा है, लेकिन देवयानी से अच्छा जुबिलेंट फूड है। जुबिलेंट फूड इसलिए अच्छा है कि भाई हमारा पसंदीदा है, हम उसमें होल्ड किए हुए हैं। लेकिन अब आज तक एक ही 2 बार मैंने पिज्जा खाया है, एक हमारे दोस्त थे उनके साथ में गया था पिज्जा खाने के लिए, बाकी मैं पिज्जा नहीं खाता। ठीक है सर। और किसी को राकेश नहीं, तो बंद किया जाए कि और कुछ प्रश्न है? तेग बहादुर सर से बात कर लिया जाए। भाई तेग बहादुर जी बताइए। जैन सर। जय हिंद जय हिंद। क्या हाल है राकेश जी, क्या चल रहा है? सब बढ़िया है सर, बहुत दिन बाद आज क्लास अटेंड हो रही है, काफी दिनों बाद। तो बुक और वीडियो तो ऑन करिए। कहाँ पे है आजकल? अरे देखिए बनियान बड़ा दूर निकल गए सर, इलाहाबाद से गोरखपुर चला गया। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं आजकल? हाँ चल रहा है, इन्वेस्टमेंट में है, होल्डिंग में ही पड़ी है बस कि जो ट्रेडिंग का कीड़ा था वो खत्म हो चुका है। चलिए हम ट्रेडिंग का कीड़ा खत्म करवा देंगे, निश्चित रहिए। जी सर जी सर, अब केवल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ठीक है। तो तेग बहादुर जी? हाँ सर बढ़िया है, ठीक है। मजा आया? बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, तो रखते हैं फिर और किसी और दिन ऐसे ही बात करते हैं। उम्मीद है। मेरा तो सबसे फेवरेट अभी स्टॉक में आईटीसी है, सही चॉइस है ना सर? आईटीसी अच्छा है, होल्ड करिए लंबे समय तक। पैसा बना अभी कुछ खराब कंडीशन में चल रहा है। उसमें सर प्रत्येक वीक एक दो शेयर जब भी मौका मिलता है लेते रहता है। बिल्कुल ऐड करते रहिए, फायदा देगा वो, फायदा देगा। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू।